सभी को नमस्कार। आज जो है हम एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बुआ जी, जो कि छठी कक्षा से 11वां पाठ है। तो बुआ जी, जब भी हम नाम सुनते हैं बुआ तो एक रिश्ते को दर्शाता है, जो कि एक अपने पिता के बहन को बुआ जी बोलते हैं हम लोग। सो ये जो एक कहानी है, इस कहानी में जो है तीन मुख्य पात्र है। बुआ जी, लेखक जिनका नाम है ना नागप्पा, और उनकी एक गाय होती है जिसका नाम होता है काली। साथ ही साथ इनके साथ और एक सदस्य मतलब थोड़ी देर के लिए रहते हैं, जैसे कि दिन और शाम तक, उनकी सेविका यानी नौकर, जिसका नाम होता है मालिक। तो ये चार कैरेक्टर के बारे में ये कहानी है, और इस कहानी को हम पढ़ते पढ़ते हुए समझाने का प्रयास करते हैं। बुआ जी के बिना मेरी दुनिया सूनी, मेरे बिना बुआ जी अधूरी। बुआ जी और मैं, बस यही हमारी दुनिया थी। घर में एक गाय थी, वह थी चितक बरी, पर उसका नाम था काली। उसे मिलाकर हम तीन प्राणी थे। हम तीनों की सेविका थी माली। लोग बुआ जी की कद्र करते थे। गांव वाले की गमी खुशी में बुआ जी के सिवाय और कौन उनका साथ दे। वह थी गांव की बुआ। तो इस पाठ में जो है बुआ जी के साथ साथ बुआ जी के बारे में लेखक बता रहे हैं कि बुआ जी के बिना जो है उनकी दुनिया अधूरी है, मतलब दुनिया कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ बुआ और उनके साथ एक गाय भी रहती थी, जो जिसका नाम रखा था उन्होंने काली। तो वो भी उस गाय को एक सदस्य की तरह मानते थे। तो गांव वाले की गम खुशी में बुआ जी जो है वो जाकर उनकी सहायता करती थी, उनके सुख दुख में उनका साथ निभाती थी। तो इसलिए गांव वो सिर्फ घर की ही नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की बुआ थी। बुआ जी की बात रसीली थी, हर बात में शहद टपकता था, लेकिन जब वे रूठ जाती तब वे मारम्मा, चेचक आदि से बचाने वाली ग्राम देवी बन जाती थी। सो बुआ जी की बात रसीली थी, यानी क्या बहुत ही स्वीट थी बात। लेकिन जब वो रूठ जाती थी तो एक ग्राम देवी होती है जिनका नाम होता है मारम्मा, तो वो उनका रूप धारण कर लेती थी। मैं रात को बुआ जी के पास होता था। बुआ जी मुझसे कहे बिना कहीं भी चली जाती तो मैं सारा आसमान सिर पर उठा लेता, और बुआ बुआ की रट लगाए रहता। मुझे दुनिया भर के लोग चुप कराते तभी मैं न चुप होता, मगर बुआ जी की शीतल दृष्टि पड़ते ही मेरी आंखें मोती बरसाना छोड़कर फूल बरसाने लगती। तो जब भी रात के समय जब बुआ जी और लेखक एक साथ सोते हैं, तो जब बुआ जी लेखक को बिना बताए बाहर कहीं निकल जाती है, तो जब लेखक नींद में से उठते ही देखते हैं कि बुआ जी उनके पास में नहीं है, तब लेखक जो है कहीं ना कहीं ज्यादा परेशान होने लगते हैं कि बुआ नहीं दिखती है कहीं पर भी। तो इधर उधर सभी तरफ देखने लगते हैं। फिर बुआ बुआ कर कर वो रट लगाने लगते हैं ताकि वो कहीं से आवाज दे। सो फिर जब वो रोने की अवस्था में आते हैं, जब वो किसी कोई भी अगर उनको चुप कराने की कोशिश करेगा तब भी वो चुप नहीं होते हैं, लेकिन जब भी वो बुआ जी को वापस अपने सामने देखते हैं अपनी आंखों से, तब वो जो है वो कहीं ना कहीं जो मोती जो है वो कहीं ना कहीं फूल बरसाने लगते हैं। मतलब जो आंसू होते हैं, आंसू, वो आंसुओं को हम मोती कहते हैं। तो वो मोती जो झड़ने लगते हैं, मतलब आंसू जब टपकने लगते हैं, तो वो आंसू न टपक कर वो फूल झड़ने लगते हैं आंखों से। घर की गाय काली एकदम सीधी और भोली थी। वह अपने आप कहीं मैदान में जाकर हरी घास चरती और सांझ पड़े घर आ जाती थी। गौ माता हमारे घर की देवी थी। मैं कभी कभी उनके थन से दूध चूस लेता, फिर भी वह चुप रहती। वह कभी मुझे सिंग नहीं मारती, चाहे उसके पांच तले हो, पीठ पीछे या मुंह के आगे। वह गाय मुझको पहचानती थी। वह बुआ जी की आवाज का उत्तर देती थी। तो कहीं न कहीं जो गाय जो थी, गाय भी एक सदस्य होने के कारण वो क्या करती थी, सुबह जाती थी और घास खाने के लिए, फिर शाम को खुद लौट आ जाती थी। साथ ही साथ वो लेखक के साथ उसका ऐसा रिश्ता था कि लेखक अगर उसका दूध जो है पीने भी देखेंगे, तो उसको डाँटती नहीं, उसको मारती नहीं थी। और तो और बुआ जी के वो बात कहीं न कहीं समझती थी बुआ जी की बात, और उनको उत्तर देती थी। गाय बुआ जी की हाँ में हाँ मिलाती, उनकी आंखों में लक्ष्मी बसती, धन में अमृत। काली को पाकर घर समृद्ध हो गया था। वह घर की संपत्ति थी, वह बुआ जी का एकमात्र सहारा थी, और दूध पिलाने वाली मेरी माँ। तो कहीं ना कहीं उस गाय को माँ के साथ संबोधित कर रहे हैं लेखक, और कह रहे हैं कि वो एक एकमात्र एक संपत्ति थी, यानी प्रॉपर्टी थी, जो कि
कहीं न कहीं उनका सहारा थी। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि गाय का अगर हम दूध बेचते हैं तो उसका व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं कमाने का जो है साधन भी होता है और घर में भी दूध हो या फिर घी हो या फिर दही हो, उन सब चीज़ों की जो है आवश्यकता ज़्यादा कम नहीं होती। मतलब हमेशा वो क्या है मतलब हमेशा उसकी उपलब्धि रहती है। मतलब हमेशा वो घर में मिलता है। घर की नौकरानी माली गाय की पीठ सहलाती, उसके घास खिलाती, उसे घास खिलाती, ज्वार के डंठलों को काट काट कर उसकी नांद में डालती, पड़ोस की छाछ पिछवाड़े की फली और बरसात की धूप पाकर गाय अघा जाती। वह रात को गोठ में पड़ी जुगाली करती रहती। सुबह सबसे पहले काली उठती, अपने अम्बे अम्बे बाँ बाँ से बुआ जी को जगाती। बुआ जी मुझे जगाती, हम दोनों नदी पर नहाने जाते। नदी से आते ही गाय दुही जाती और ताजा दूध मुझे पीने को मिलता। उसके दूध का वहाँ स्वाद निराला था, उसका सौंधापन ही कुछ न्यारा था। उसके बाद काली को खोल कर घास चरने के लिए बाहर भेज दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं काली जो है उनके घर में एक तरह का अलार्म थी। अलार्म यानी कि जो सुबह बजता है, हम लोग जो जल्दी उठने के लिए लगाते हैं। तो जब भी वो देखना, प्राणी लोग जो है वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। ज्यादातर जो प्राणी वो सोते भी नहीं है ज्यादातर। तो वो जो कहीं न कहीं जब सुबह आवाज़ करती थी अम्बे अम्बे, तो वो एक कहीं न कहीं उनके लिए एक अलार्म था और उठ जाते थे। फिर नहा कर आने के बाद फिर वो दूध पीते थे लेकर गाय का। एक दिन काली सुबह की गई सांझ को देर तक नहीं आई। गुहार हुई, खूब खोज की गई पर कहीं पता न चला। काली के जाने के कुछ दिन बाद माली की बारी आई। घर सूना हो गया, अब गांव में बेसहारा रहा नहीं जाता था। तो कहीं न कहीं जो काली जो है एक दिन घर से ना बाहर चली गई थी घास खाने के लिए, हर रोज़ की तरह। तो वो वापस नहीं आई शाम तक। मतलब वो कहीं न कहीं खो गई और कुछ दिन बाद जो है कहीं न कहीं माली जो है वो भी घर पे आना उन्होंने काम करने के लिए बंद कर दिया था। तो कहीं न कहीं घर जो है उनका सूना हो गया था और घर में सिर्फ 2 ही लोग रह गए थे। हम लोग एड़तोरे से मैसूर चले गए। मैं एड़तरे में मैसूर तक रेलगाड़ी से आया। भग 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 करती चलती रेलगाड़ी को मैंने पहली बार देखा और यही मेरी पहली यात्रा थी। यह यात्रा भुलाए नहीं भूलती। तो कहीं ना कहीं एड़तरे यानी जो कि गांव में रहते थे लेखक लोग, वो जो है उसके बाद वो गांव से मैसूर चले गए, जो कि बैंगलोर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। बुआ जी की मैसूर में आकर अधिक क्रियाशील हो गई थी। 1 रुपया मासिक किराए पर घर लिया गया। 7वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते हमारा घर बदला। चामुंडीपुरम में छोटा सा घर बनवाकर हम रहने लगे। बुआ जी की यह घर बहुत प्रिय था। तो कहीं ना कहीं जब वो एडतोरे से मैसूर गए, फिर वहां पर एक जगह वो क्या किया उन्होंने कि 1 रुपए से मंथली रेंट के एक घर लिया। उसके बाद वहां पर थोड़ा बहुत परिश्रम करते 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 उन्होंने जो है वहां पर एक नया घर जो है बनवा लिया। घर में बुआ जी का राज था। वे सामने वाले घर के कुएं से पानी भरकर लाती थी, कपड़े धोती और सींचती और घर धोती, रसोई पकाती और नहलाती। हर हफ्ते तेल से मालिश करके गर्म पानी से मुझे नहलाती और खुद ठंडे पानी से नहाती। मुझे दही और आप छाछ से संतुष्ट हो जाती। मुझे थाली में खिलाया जाता, आप पत्तल पर खाती। रसोई घर में छोटा सा पत्थर जमीन पर गड़ा हुआ था। कभी-कभी मैंने बुआ जी को उस पत्थर पर खाते हुए देखा था। पत्तल की किफ़ायत जो होती थी। तो कहीं न कहीं जो है लेखक के लिए जो प्रेम था बुआ जी को, मतलब वो बहुत अच्छी तरह से उसको देखती थी। उसको खाने के लिए बहुत अच्छा-अच्छा स्वादिष्ट भोजन देती थी। वो खुद उसको प्लेट में देती थी खाने के लिए और खुद अपना जो है पत्तल यानी कि जो अपने पत्तों से, पेड़ के पत्तों से जब बड़ा हुआ जो प्लेट होता है उसमें खाती थी और उनको दही देती थी लेखक को, और स्वयं जो है वो जो है छाछ पीती थी। तो कहीं न कहीं ये जो सैक्रिफाइस जो है, ये जो समर्पण का जो उनमें गुण था वो बहुत ही अच्छा था और वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी अपने भतीजे से, लेखक से। बुआ जी की अक्ल इतनी तेज थी कि कलशी भर पानी लाकर आंगन में धर देती। सूरज की किरणें उस पर पड़ती। 11-12 बजे तक वह पानी बहुत गर्म हो जाता और उससे मुझे नहलाया जाता। घर में अरंडी के पौधे लगा रखे थे। बुआ जी उनके बीज बटोर कर लाती, उनका तेल निकाल कर उससे मेरी मालिश करती। वैसा शुद्ध तेल तो आज देखने को भी नहीं मिलता। तो कहीं न कहीं जो है पानी गर्म करने की जो प्रक्रिया थी बुआ जी की, वो बहुत अलग थी,
क्योंकि वो क्या करती थी कि धूप की रोशनी में सुबह एक बकेट पानी भर कर रख देती थी, जो कि 11-12 बजे तक जो है वो गर्म हो जाता था। उसके बाद जो है लेखक को नहाने मिलता था। साथ ही साथ जो आरंडी नामक एक एक तरह का एक फ्रूट फ्रूट भी नहीं बोल सकते हम उसको, कि एक तरह का एक पौधे पर ही उगता है एक पदार्थ, तो उसको जो है उसको हम लोग उसको अगर पीस कर अगर उसका तेल निकालते हैं तो उसकी भी मालिश की जाती है। तो उस तरह का तेल अब देखने नहीं मिलता, ऐसा लेखक बता रहे हैं। घर का घी, घर का तेल, घर की रसोई, इससे बढ़कर आनंददायक चीजें क्या हो सकती थी। उनकी उपलब्धि बुआ जी की कृपा से हो जाती थी, जो आज आलमदे है। तो कहीं ना कहीं घर की सारी चीजें जो है लेखक को खाने को मिलती थी। मैं एसएससी एलसी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हो गया। राज्य भर में मेरा दूसरा स्थान था। बुआ जी को तो मानो जागीर मिल गई। वे इतनी प्रसन्न थी कि घर घर जाकर कहती कि मेरा बच्चा पूरे राज्य में प्रथम आया है। उन्हें देखते ही मेरा उत्साह बढ़ जाता। घर में गरीबी का राज था, पर बुआ जी ने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि हम लोग गरीब हैं। तो कहीं ना कहीं लेखक जो है वो जो एसएससी की परीक्षा पास होने के बाद वो राज्य में जो है द्वितीय आए थे। प्रथम श्रेणी से तो पास हो गए थे, लेकिन राज्य भर में उनका दूसरा स्थान था, जिसकी वजह से बुआ जो है बहुत खुश हो गया और वो क्या करने लगी कि गांव गांव में जाने के बाद लोगों को बताने लगी कि देखो मेरा जो भतीजा है वो अव्वल आया है, प्रथम आया है, ऐसे करके वो बहुत खुश होने लगी। कबरी बिल्ली रोज खाने के बाद वो बुआ जी के सामने बैठ जाती। बुआ जी घंटों उससे बातें करती रहती। बुआ जी कभी गौरैया को चावल के दाने चुगाती और कभी आराम से धूप सेकती हुई बाहर बैठी रहती। बुआ जी कन्नड़ के न जाने कितने गीत गाती थी, काश वे गीत लिखे गए होते तो कहीं ना कहीं लेखक जो है वो बता रहे कि बुआ जी जब भी वो ना बाहर बैठती थी कुछ खाने के लिए आंगन में, तो उनके पास एक बिल्ली आ जाती थी। साथ ही साथ वो गौरे यानी कि जो छोटी छोटी चिड़ियाएं होती उनको भी वो खाने के लिए देती थी। तो इस तरह से और जो है कन्नड़ के बहुत सारे गीत जो है वो गाया करती थी, जो कि लेखक को अभी कहीं ना कहीं छोटा सा अफसोस हो रहा है ना, यानी कि पश्चाताप हो रहा है कि काश वो गीत अगर वो लिख पाते तो बहुत अच्छी बात थी। तो यहाँ पर जो है ये कहानी समाप्त होती है। लेखक नाना गप्पा और बुआ जी, इन दोनों की कहानी यहाँ पर अभी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो जो है ये पार्ट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ में आया। अगर आपको अगर इसी तरह की वीडियोस फिर भी चाहिए भविष्य में तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।